एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाए ना, किस तरह से सॉल्व करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, सो देखिए पैराग्राफ आपके पास लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। और लैंग्वेज 1 में 2 पैराग्राफ होते हैं, लैंग्वेज 2 में भी 2 पैराग्राफ होते हैं ना। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी गलती जो आप करके आ जाते हैं ना, और फिर डायरेक्ट सीधे सीधे आपके जो 60 नंबर होते हैं वो 0 हो जाते हैं ना। कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि भाई लैंग्वेज 1 में उन्होंने चूज़ करना होता है। आपको पता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा उस वक्त आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी ना। लैंग्वेज 1 में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज 2 में क्या अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था। ठीक है, आपने भी कुछ ऐसा ही चूज़ किया होगा। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 1 में आपको 2 लैंग्वेजेस नज़र आएंगी, हिंदी भी नज़र आएगी और इंग्लिश भी नज़र आएगी। ठीक है, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज़ करी थी तो 1 हिंदी ही नज़र आएगी, और 1 में दूसरा ऑप्शन इंग्लिश भी रहता ही है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज़ किया था, तो पहले इंग्लिश रहती है और हिंदी भी वहाँ पे रहेगी। समझ रहे हैं बात को। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखेगा और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखेगी आपको। अब जैसे मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश चूज़ करा था। तो अब आप ये गलती नहीं कर देंगे कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और आप लैंग्वेज 2 की हिंदी कर रहे हैं सॉल्व, है ना, और गोला जब फिल करेंगे वो लैंग्वेज 1 की तरीके से ही जा रहा है आपका, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, और यही चीज़ आप फिर अगर आपने लैंग्वेज में गलत चूज़ किया फिर गोला भरने में भी वही गड़बड़ी हो जाएगी और सीधे सीधे आपके फ्री के नंबर, और वो फ्री में आपके नंबर चले भी जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। जो लैंग्वेज चूज़ करी है लैंग्वेज 1 में आपने वही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ लैंग्वेज 2 में वही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है जो आपने चूज़ करी थी। ओके, हाँ, बस कैसे मैंने बताया था आपको हेल्प लेने के लिए वो चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जैसे लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी और इंग्लिश चूज़ करी है ना। मान लीजिए हिंदी की जो पेडागोजी होती है और लैंग्वेज 1 की ही जो इंग्लिश है उनकी पेडागोजी सेम होती है, बस वो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट रहती है ना। सेम चीज़ लैंग्वेज 2 में भी होती है। इंग्लिश आपने चूज़ करी है तो इंग्लिश की जो पेडागोजी होगी वो एग्जैक्टली सेम हिंदी वाले सेक्शन में भी आपको सेम पेडागोजी मिलने वाली है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की ना। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ जो है हिंदी का, लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी चूज़ करी थी और काफ़ी छोटू सा पैराग्राफ आया था ना, आप देख पा रहे होगे, उल्टा दिख रहा होगा शायद। ठीक है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ आया था, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार छोटा ही है, बड़ा भी आपको मिल सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, पैराग्राफ में अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कर रहे हैं आपकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड किया आपने और अपने हिसाब से ऑप्शन टिक कर रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है भाई। पैराग्राफ फ्री के नंबर होते हैं और आपको पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर करने हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते जाइए और आपको आंसर मिलते जाएंगे इजीली, और उसके हिसाब से आप आंसर करिए। अब जैसे कुछ इसमें इसके भी क्वेश्चन आते हैं ना, क्या कहते हैं इसको भाई, ग्रामर के भी क्वेश्चन नज़र आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही 0 है आपकी ग्रामर, कभी पढ़ी ही नहीं है, तब तो भाई पढ़नी ज़रूरी हो जाती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और वो आप कहाँ से पढ़ें, आप इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए ना, आपको मिल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनना। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, विशेष क्या होता है भाई, विशेषण क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेष लाइक जो विशेषता बताई जाती है ना, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, विशेष कह देते हैं। समझ रहे होंगे। और ये पूछा गया था आपसे, इस तरह का क्वेश्चन आया था विशेषण विशेष से, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। प्रत्यय पूछा गया था ना, तो उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको हल्का फुल्का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं टॉपिक से, अगर बिल्कुल ही 0 है तो। अदरवाइज जब आप पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर की ही करना है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो आपका हो जाएगा उतने में इनफ। जैसे बुनियादी में प्रत्यय क्या है ना, तो बुनियादी में प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लगा हुआ शब्द कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बड़ी ई इसमें लगी हुई है, आप समझ पाएंगे। और इसकी जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है ना, देखिए मैंने आपको बताया था कि दोनों लैंग्वेज की पेडागोजी प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज 1 की पेडागोजी प्रिपेयर करिए जो भी आपने चूज़ करी हो। जैसे मैंने हिंदी चूज़ करी थी, ठीक है, तो हिंदी आप प्रिपेयर कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया ही शुरुआत में कि लैंग्वेज 2 आपकी ट्रांसलेट रहता है, मतलब पैराग्राफ तो आपको करना पड़ेगा, बस वही जो आपका बचता है पेडागोजी 15 नंबर की ना, वो आप हिंदी से अटैम्प्ट करिए और उस तरीके से आपकी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। अब पेडागोजी मैंने आपको पढ़ाई हुई है हिंदी की, ठीक है, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लीट जा करके अपनी हिंदी पेडागोजी को, और इजीली आप चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ें होती हैं। इवन मैं टॉपिक्स भी आपको फिर से बता दूंगी एक बारी, है ना।
अब ये हो गया लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 2 की हिंदी भी अगर मैं दिखाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, और इवन पेपर 1 पेपर 2 में भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है ना कि वहाँ पे कुछ और पूछ लीजिए, वही टॉपिक्स होते हैं भाई, बस वो थोड़ा सा जब पेडागोजी पूछेंगे ना आपसे तो पेडागोजी का जो सेक्शन होता है वहाँ पे 6 to 8 के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और पेपर 1 में 1st to 5th के अकॉर्डिंग जब बच्चे होते हैं तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है ना, बाकी ग्रामर के भी टॉपिक्स वही होते हैं। अब जैसे कि दूसरा पैराग्राफ, अच्छा खैर लैंग्वेज 2 का है ये। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होता है, तो पर्यावरण परि प्लस आवरण कह सकते हैं ना। परि यहाँ पे हो जाएगा उपसर्ग और आवरण जो कि मूल शब्द हो जाएगा, तो परि प्लस आवरण हो जाएगा। और लैंग्वेज 1 की जो पैराग्राफ होता है ना, मतलब एक पैराग्राफ होता है, दूसरा जो होती है वो कविता होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा, अपना दिमाग उसमें बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब आते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो हिंदी की पेडागोजी आप प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी आप अपने इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, सारी चीज़ें वैसी होती हैं, सिर्फ वो अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट रहती है, ठीक है, और पूछा वही जाता है। जैसे कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या होती है, भाई अर्जन और अधिगम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप किसी चीज़ को एक्वायर कर लेना अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से, जो चीज़ें आप एक्वायर कर लेते हो ईजिली, जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अब छोटा सा बच्चा है, उसके आसपास उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी उसके आसपास रहते हैं, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही भाषा बच्चा भी सुन के सीख जाता है ना, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ सुना और एक्वायर कर लिया इजीली, तो ये चीज़ हो जाता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम तब होगा किसी कोई भी भाषा वो लर्न तब करेगा जब वो स्कूल पहुंचता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे अदर सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत भी मिल जाता है ना, क्लास 8 तक तो पढ़ना ही पड़ता है ना, तो संस्कृत के लिए उसको एफर्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा तो इंग्लिश के लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा ना, और जो उसकी रीजनल लैंग्वेज थी वो जो ऑलरेडी उसने सीख लिया अपने घर पे ही, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। त्रिभाषा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब त्रिभाषा फॉर्मूला मतलब नाम से क्लियर है कि 3 भाषाएं कौन कौन सी प्रियोरिटी पे आप रखनी है आपको, ठीक है। देखिए बच्चे की जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, जैसे मदर टंग कह सकते हैं, दूसरी हिंदी लैंग्वेज होती है, और तीसरी कोई भी फॉरेनर लैंग्वेज रख सकते हैं जो कि ग्लोबल लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेजेस इस तरह से आपको प्रेफरेंस पे रखनी है। बहुभाषिकता, लिंग्विज्म को इम्पोर्टेंस दिया जाता है स्कूल में, यानी कि बहुभाषिकता, जहाँ पे बच्चे को कई सारी भाषाएं ना भाई, कई सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उन सभी को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। बहुभाषिकता अच्छी है मतलब कह सकते हैं, और बच्चों के लिए भाषा के कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम शॉर्टकट में RSW कहते हैं, ठीक है। SPRW बोलेंगे, ठीक है, SPRW बोलेंगे। और इस तरह से इनको अब ऐसा कहा जाता है ना, क्या इन्हें सीक्वेंसली बच्चा सीखता है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में ही सीखता है क्या, तो ऐसा नहीं होता है, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और इस तरह से बच्चा इनको सीख जाता है ना। उसके बाद पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है आपका ना, CCE हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि वाइगोत्स्की हो गए, जीन प्याजे हो गए और नॉम चोम्स्की, ये तीनों लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है ना। पूछ लिया जाता है, बताइए भाई LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा को अर्जित करने का एक यंत्र जिसे कहते हैं, बच्चों में जन्म से होता है। और ये दिया किसने है कॉन्सेप्ट, तो ये नॉम चोम्स्की होते हैं जिन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। वाइगोत्स्की भाषा पे और समाज पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि बच्चा जब समाज का हिस्सा बनता है तब उसमें ईजिली वो भाषा को भी सीख जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सीखेगा जब वो समाज का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और आगमन निगमन विधि क्या होती है, तो भाई आगमन विधि जिसमें बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रूल बताया जाता है। निगमन विधि में जस्ट अपोजिट होता है, पहले रूल बता दो उसके बाद, और निगमन जो है स्पेशली 6 to 8 में इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई 6 to 8 और 1st to 5th में क्या डिफरेंस होता है, यही होता है, ठीक है। जो 6 to 8 के बच्चे के अकॉर्डिंग होता है वो वहाँ पे आपको वो आंसर करना होता है, 1st to 5th में आपको उनके बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। शिक्षण सूत्र ना, जो टीचिंग के जो भी जितने भी फॉर्मूले सूत्र हैं वो दिए गए हैं, और उनको भी आपको लगभग 11 होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में एक BICS और CALP, ये 2 चीज़ें हैं, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये अभी पूछा जाता है आपसे ना। जैसे BICS का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, सॉरी गलत बता दिया मैंने, BICS यानी कि
बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं, ये बिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा, और कैल्प का कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, अभी लैंग्वेज के सेक्शन में ही पूछा जाता है, वो आपका लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, दोनों में से किसी में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। NCF NEP पता ही होना चाहिए, वो तो हर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई। NCF 2005 क्या कहता है हमारा कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो एजुकेशन आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ना ही आप बुक सेंटर्ड कर सकते हो कि पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड स्टडी कर रहे हो, जो किताब में है जिस हिसाब से लिखी हुई आप वो कर रहे हो, या फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। NEP 2020 हो गई हमारी, ये भी चीज़ों को सपोर्ट करती है कि भाई टीचर को एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, ना कि वहाँ पे उसको मतलब ऐसा कहते हैं ना कि क्लास है और क्लास का वो नहीं बना देना है आपको, टीचर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे काम करेगा, बच्चों को फैसिलिटेट करने का काम करना है उसे, ठीक है। रीडिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि होता नहीं है कि स्कीमिंग और इस तरीके से करके कई सारी चीज़ें होती हैं। एक सरसरी नज़र से पढ़ना होता है, एक कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप चीज़ को रीड कर रहे होते हैं ना, तो अलग तरीके से आपकी रीडिंग होती है। और एक जब आवाज़ निकाल के आप पढ़ रहे होते हो, एक मन में पढ़ रहे होते हो ना, तो ये कई तरह की रीडिंग हो जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है। शिक्षण क्या होता है, तो निदान का मतलब क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे डायग्नोस करना है ना कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं ना, मतलब बच्चे की कमजोरी का पता लगाना है, उसके बाद उसका उपचार करेंगे रेमीडियल टीचिंग दे करके। आप ना रेमीडियल क्लासेस कैसे दे सकते हैं आप, तो बच्चे को आप रोक करके, ठीक है, यानी कि मान लीजिए क्लासेस ओवर हो गई, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, अभी उसके बाद उन बच्चों को आप अलग से रोकिए और उनको रेमीडियल क्लासेस दीजिए, ठीक है, इसे बोलते हैं उपचार करना। बस ये सारी चीज़ें हो गई। और अधिगम अक्षमता जैसे कि मैंने पढ़ाया ही है, अभी कल ही आपको पढ़ाया था डिटेल में, तो वो सारा टॉपिक लाइक कॉमन होता है ना, अदर में भी पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा रहा हिंदी का, किस तरह से आपको पैराग्राफ करना है, किस तरीके से आपको पेडागोजी अटेम्प्ट करनी है, और पेडागोजी का सेक्शन मैंने पढ़ा रखा है, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा ना। सो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।